एक मनोहर नाम का बहुत मेहनती बुनकर अपनी मूर्ख और घमंडी पत्नी के साथ रहता था। मनोहर की कारीगरी बहुत अच्छी होने के कारण उसके सिलाए हुए कपड़ों को अच्छे दाम मिलते थे। उसकी कपड़े बुनने की मशीन पूरी लकड़ियों से बनी थी। एक दिन बहुत बारिश होने के कारण उसके दुकान में पानी भर गया और उसकी कपड़े बुनने की मशीन पानी में डूबकर खराब हो गई। ओहो, मशीन की लकड़ियां तो खराब हो गई। अब मुझे नई लकड़ियां लाकर इसे ठीक करना पड़ेगा। लकड़ियां लाने के लिए मनोहर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलता है। मनोहर जंगल में मजबूत और लंबी लकड़ियों वाला पेड़ ढूंढने लगता है। जंगल में बहुत घूमने के बाद भी उसे अच्छा पेड़ नजर नहीं आता। घूमते घूमते उसकी नजर नदी स्थित एक पेड़ पर गई जो बहुत ही लंबा और घना था। ये अच्छा पेड़ है। इसके लकड़ियों से मेरी मशीन के सारे उपकरण बन जाएंगे। मनोहर ये सोचकर कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर मारने के लिए उठता है और तभी पेड़ से आवाज आती है। रुको मानव। कौन है? मानव, मैं देव हूँ। मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूँ और नदी के किनारे शीतल हवा का आनंद लेता हूँ, और वैसे भी वृक्ष काटना उचित नहीं है। मैं भी लाचार हूँ प्रभु। इस पेड़ की लकड़ियाँ मेरे मशीन के लिए अच्छी है। लकड़ियों के बिना मेरे मशीन के उपकरण नहीं बनेंगे और मेरा कपड़ा नहीं बुनेगा। प्रभु, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, इसलिए मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने के लिए विवश हूँ प्रभु। अगर ऐसा है तो तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। केवल तुम इस वृक्ष को मत तोड़ो। प्रभु, यदि यही बात है तो मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय चाहिए। मैं मेरी पत्नी और मित्र से सलाह करके आपसे वर मांगूंगा। ठीक है मानो, मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। यह कहकर देव अदृश्य हो गए। मनोहर अब जल्दी जल्दी घर जाने लगा। गांव में जाते ही मनोहर की भेंट अपने मित्र नाई से हुई। अरे मित्र, क्या हुआ? बड़ी सोच में दिखाई देते हो। घर में सब ठीक है ना? क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरी बुनाई की मशीन कल पानी में खराब हो गई। अब मनोहर उसके दोस्त नाई को जंगल में घटी सारी घटना विस्तार से बताता है। अब तुम ही बताओ, मैं भगवान से क्या वर मांगू? क्या बात कर रहे हो? सच में? हाँ मित्र, ये सच बात है। यदि ऐसा ही है तो तुम एक राज्य मांग लो। तुम उस राज्य के राजा बन जाना और मैं राज्य का मंत्री बन जाऊंगा। हम सब सुख में रहेंगे। मनोहर ने अपनी पत्नी की सलाह लेकर अपना वरदान निश्चित करने की बात नाई से कही। मित्र, तुम्हारी पत्नी बहुत ही घमंडी और मूर्ख है, ये तुम्हें भी पता है, और ऐसी स्त्री को किसी भी निर्णय में समाविष्ट करना ठीक नहीं है। घमंडी और मूर्ख स्त्री को सुख साधन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता है। मनोहर ने फिर भी अपनी पत्नी से सलाह करने के बाद ही अपना निर्णय लेने का विचार प्रकट किया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मनोहर घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। आज मुझे जंगल में देव मिले थे। उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है। नाई की सलाह है कि एक राज्य मांग लो। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या मांगना चाहिए? राज्य शासन का काम कष्टप्रद होता है। राजा बनने के बाद उसे बहुत सारे काम होते हैं और वो संसार के लिए वक्त ही नहीं दे पाता। ऐसा हीरो से भरा मुकुट किस काम का, जो बहुत सारी मुश्किलों को साथ ले आए। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात तो सच है। भगवान राजा राम को और राजा नल को भी राजा बनने के बाद कौन सा राज्य का सुख मिला था, और क्या पता हमें भी राज्य का सुख मिले या ना मिले। मगर ये प्रश्न है कि अगर राज्य ना मांगा जाए तो हमें क्या मांगना चाहिए? तुम अकेले ही जो 2 हाथों से कपड़ा बुनते हो, उससे हमारी गृहस्थी अच्छी चलती है। यदि तुम्हारे 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो जाए और एक सर की जगह 2 सर आ जाए तो तुम्हारा कपड़ा बुनना डबल हो जाएगा और हमारा मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा। इससे हमारा समाज में मान बढ़ेगा। मनोहर को यह बात पसंद आती है। अब वो जंगल में पेड़ के पास जाता है और वहां भगवान प्रकट होते हैं। आओ मानव, बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे 2 सिर और 4 हाथ चाहिए। मानव, तुम 2 सिर और 4 हाथों का क्या करोगे? प्रभु, इससे मेरा समाज में मान बढ़ेगा और ज्यादा कपड़े बुनकर मैं दुगना पैसा कमाऊंगा। भगवान मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मानव की बुद्धि कुछ भी मांग सकती है। तथास्तु। भगवान मनोहर को वरदान देकर लुप्त हो जाते हैं। अब मनोहर को 2 सिर और 4 हाथ आ जाते हैं। मनोहर गांव में जाता है तो छोटे छोटे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। सभी लोग भी मनोहर का ये रूप देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी गांव के 4-5 लोग लकड़ियां लेकर आते हैं और मनोहर को बहुत मारते हैं। उन लोगों की मार खाकर मनोहर बेहोश पड़ जाता है। यह बात उसकी पत्नी को पता चलती है। वो तुरंत उसे देखने वहां पहुंचती है और मनोहर को बेहोश पड़ा देख रोने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें निसर्ग के विपरीत कोई काम नहीं करना चाहिए और जितना है उसी में खुश रहना चाहिए।
पवन एक मैकेनिक था जिसका गांव में एक गैरेज था। गांव के सभी लोग पवन के पास ही गाड़ियां बनाने आते थे। पवन पढ़ा लिखा नहीं था। बेटा मनीष, स्कूल जाओ, स्कूल का समय हो गया है। पवन अक्सर अपने बेटे मनीष को स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए कहा करता था, लेकिन मनीष पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। मनीष, बोलो 4 पंचे कितना? वो मास्टर जी 16। वाह, 4 पंचे 16, बहुत अच्छे। अब हाथ आगे करो। मास्टर जी मनीष को छड़ी से मारा करते थे। अक्सर मनीष सालाना परीक्षा में फेल हो जाता था और फिर पवन उसे बैठकर समझाता था। बेटा देखो, मैं तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे घर की हालत खराब थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। पापा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। बेटा और मेहनत करो। साल बीते और मनीष उसी तरह परीक्षा में फेल होता गया। अब पवन ने मनीष से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी पढ़ पाएगा। बेटा मनीष, कल से गैरेज आया करो, कम से कम कुछ काम तो सीख लो। और अगले दिन से पवन अपने बेटे मनीष को गाड़ियां बनाना सिखाने लगा। मनीष को भी गाड़ियां बनाने का काम बहुत पसंद था। कुछ वर्ष बाद मनीष पवन से भी होशियार मैकेनिक बन गया और पवन बुढ़ापे के कारण बीमार हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े इंसान बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। अब मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या करे, लेकिन गाड़ी में जरूर घुमाऊंगा आपको, और वो भी खुद की गाड़ी में। उस दिन मनीष ने ठान लिया कि वो अपने पापा की इच्छा पूरी करेगा और खुद ही अपने लिए एक कार बनाएगा। उसने पूरी लगन के साथ अपना काम शुरू किया। लगभग 2 साल बाद मनीष की मेहनत रंग लाई और उसने खुद के लिए एक शानदार कार बनाई। देखो पापा, मैंने कहा था ना कि मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई कार में घुमाऊंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। चलो, तुम्हारी इस नई कार का उद्घाटन हम देवी माँ के दर्शन से करते हैं। दोनों बाप बेटे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। कई किलोमीटर चलने के बाद पवन के मन में एक ख्याल आया। अरे बेटा मनीष, कार में पर्याप्त डीजल तो है ना? हम काफी दूर आ चुके हैं, डीजल खत्म ना हो जाए। अरे पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे? भला बिना तेल के कोई कार कैसे चलेगी? हाँ पापा, चल सकती है, ये बिल्कुल मुमकिन है। बेटा, मेरे इतने साल का तजुर्बा कहता है कि बिना तेल के कोई कार कभी नहीं चलेगी। पापा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए, आपको अभी यकीन दिलाता हूँ। ऐसा कहकर मनीष ने तुरंत कार रोक दी। वे दोनों कार से बाहर आए। पवन कार की जांच करने लगा। तभी उसने पाया कि कार में ईंधन के लिए कोई टैंक मौजूद ही नहीं है। अरे, ये कैसे संभव है? इस कार में तो तेल की टंकी ही नहीं है। क्यों पापा, कहा था ना मैंने, इस कार में तेल की कोई जरूरत नहीं। ये कार सौर ऊर्जा से चलती है। ये बात सुनकर पवन हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। मनीष का पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था। तुमने एक ऐसा आविष्कार किया है जो आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं कर सका। मुझे तुम पर नाज है। सच में तुम्हारी ये कार कोई मामूली कार नहीं है, ये एक जादुई कार है। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे संजय को अच्छी तालीम दी थी। बेटा, तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, यही मेरी इच्छा है। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा, आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। क्या बाबा, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? लेकिन बेटा, ये तो हमारी अपनी बाग है, तो फिर काम करने में क्यों झिझकते हो? बाबा प्लीज, अब लेक्चर मत देना। मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है, ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। मुंगेरी लाल को लगता था कि संजय को इसी आम के घरेलू व्यवसाय को बड़ा करना चाहिए,
लेकिन संजय सिवाय बड़े बड़े सपने देखने के कुछ काम नहीं करता था। दिन भर गांव में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, नुक्कड़ पे अड्डा जमा के वक्त बर्बाद करना, बड़े बड़े डिंगे हाँकना, यही उसका रूटीन बन गया था। आ गए रामगढ़ के बिजनेस टाइकून। टाटा बिरला के बाद हमारे संजय जी का ही नाम लिया जाएगा भाई। हाँ, वो तो है भाई लोग, इसीलिए बड़े बड़े सपने देखता हूँ यार, वो भी डे एंड नाइट। देखना तुम, एक दिन इसी गांव में आसमान छूती बड़ी हवेली होगी मेरी। संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के कारण मुंगेरी लाल परेशान थे। 1000 बार समझाने के बाद भी संजय पर कोई असर नहीं हुआ था। काश आज संजय की माँ जिंदा होती, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा ये लड़का। इतने में मुंगेरी लाल के चचेरे भाई हरिमल घर आते हैं। उन्हें देखकर मुंगेरी लाल बेहद खुश होते हैं। कैसे हो छोटे, कितने साल बाद मिल रहा हूँ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही थोड़ी संजय की चिंता हो रही थी। मुंगेरी लाल से हरिलाल को संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि संजय को आम रस बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस हरिलाल के दिमाग में संजय को सबक सिखाने की एक कल्पना आती है। संजय बेटा, आज दोपहर को जल्दी घर आना। क्यों चाचा जी, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अरे सुनो तो, आज दोपहर के भोजन में मैं तुम्हारे लिए खास आमरस पूरी बनाने वाला हूँ। सच में चाचा जी? फिर तो मैं जल्द ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर संजय रोज की तरह नुक्कड़ पर चला जाता है। दिन भर बाहर टाइम पास करके संजय खुशी खुशी घर आता है। खाने का समय हो गया, लेकिन खाना तैयार नहीं है। सारे बर्तन खाली है। संजय सोच में पड़ गया। कहाँ गए ये लोग? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैया वो देखो, संजय आ रहा है। अब क्या करे? तुम बस देखते जाओ छोटे। अरे, ये तो यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हैं। बाबा, चाचा जी, भूख के मारे मेरी जान जा रही है और आप यहाँ गप्पे मार रहे हो। कहाँ है आमरस? मंगेरी लाल ने हरिलाल की तरफ इशारा किया और हरिलाल ने पेड़ के नीचे रखे उस पतेले की ओर। ये क्या चाचा जी, पतेली आम के पेड़ के नीचे क्यों रखी है? अरे बेटा, आमरस पेड़ से टपकने की राह देख रहे हैं 4 घंटे से। ये कैसा मजाक है चाचा जी? भूख से यहाँ जान चली जाएगी मेरी। ऐसे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी आमरस नहीं मिलेगा। अब की ना पते की बात तुमने बेटा। यही बात तो मुंगेरी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। बेटा, सिर्फ बड़े सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे जब तक तुम खुद कोशिश और मेहनत ना करो। संजय को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो अपने पिताजी से माफी मांगता है और अगले ही दिन से काम की तलाश करने का वादा करता है। निसर्ग की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वो मछुआरा बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है यहाँ। कितना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब पर गया था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, लेकिन सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी में कुछ हलचल होने लगी। वो रस्सी को जोर से खींचने लगा। तभी उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में फंसी हुई नजर आई। मछुआरा हैरान हो जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और चमकीली होती है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतनी भारी कैसे हूँ, यही ना? हाँ, ये क्या, तुमने भी बात की? हाँ,
क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ। इस वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहा। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। क्या? बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। क्या? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। प्रिय, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे को समुंदर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो फिर उसी जगह पे आया, लेकिन अब उस जगह का माहौल थोड़ा बदल चुका था। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी कुटिया अब एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिय, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या? हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत गए। अब मछुआरे की पत्नी को यह बंगला भी छोटा लगने लगा। गुड मॉर्निंग पति महाशय। मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहां की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो फिर समंदर की ओर चल पड़ा। समुद्र के किनारे अब हवाएं थोड़ी तेज चल रही थी और पानी का रंग भी लाल हो चुका था। मछुआरे को बड़ा अजीब सा लगने लगा। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहां से निकला और अपने घर आ पहुंचा। पहुंचते ही उसने देखा कि उस बंगले की जगह अब एक बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। उसने अंदर जाकर देखा कि एक बड़े से सिंहासन पे उसकी पत्नी बैठी हुई है। उसके सिर पर एक रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो, बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। क्या? मैं जानता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन यह असंभव है। वो मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारी मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक ना चली। वो फिर से समुंदर की ओर निकल पड़ा। समंदर का रंग अब भूरा हो चुका था। मछुआरा उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए?
अब वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वो अपने महल पहुंचा, उसने देखा कि महल के सभी दरवाजे अब काफी बड़े और सोने के हो चुके हैं। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा राजदंड था और उसके बाजू में 2 दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। प्रिय, तुम सच में अब सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था। पर क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि उसकी पत्नी और किसी चीज की मांग ना करे, और उसकी पत्नी लगातार यही सोच रही थी कि किस चीज से उसे और खुशी मिलेगी। इसी दौरान कई दिन निकल गए, पर हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों की तरफ देखकर सोचती ही रहती। एक रात वो सोचते सोचते थक गई और उसे नींद आ गई। क्या सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पत्नी ने गुस्से से मछुआरे को नींद से उठाया। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? कृपया तुम ये बंद करो। मैं फिर से वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं हम दोनों के जीवन की मालकिन बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो उसे खुश देखना चाहता था, पर उसे पता था कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मछुआरा आज फिर समंदर की ओर निकल पड़ा। समंदर पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग भी काला हो चुका था। हाँ? ये सब क्या है? जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वो क्या चाहती है? अब वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पा चुकी है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो अपने महल के अंदर आया, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। पूरा महल खाली हो चुका था। ये क्या? प्रिय, तुम कहाँ हो? प्रिय, कहाँ चली गई है? सब जगह ढूंढने के बाद वो फिर से भागकर समंदर की ओर गया। उसने देखा कि पानी अब शांत और पहले जैसे नीला हो चुका था। वो फिर एक बार जादुई मछली को आवाज लगाने लगा। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसे मत करो। मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे पत्नी की सारी मांगे पूरी की, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान हो गया। उसे वहां अपनी पहले वाली कुटिया ही नजर आई और दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हुए उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ी और उसने उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ, सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ।
उस दिन के बाद मछुआरे की पत्नी ने उससे किसी भी चीज की मांग नहीं की। मछुआरे को अब अपनी कुटिया में किसी भी बात की कमी नहीं थी। वे दोनों अपनी छोटी सी कुटिया में बड़े प्यार से रहने लगे।